जादू है मेरे बस्तर में। इस गाने को तो आप सबने जरूर सुना होगा, लेकिन इस गाने को आवाज देने वाले लखेश्वर खुदराम जी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। दरअसल वो बचपन में काफी बेसुरा गाते थे। तो माँ बहुत गुस्सा होती थी, तू भीख मांगने के लिए पैदा हुआ, जा भाग। जब वो लोक गीतों को बिगाड़ कर जोर जोर से बेसुरी आवाज में गाते थे तो उनकी माँ गुस्सा करती थी और कहती थी, तेरा जन्म तो भीख मांगने के लिए हुआ है। लेकिन आज उनकी कहानी को हर कोई जानता है। आज की कहानी लखेश्वर खुदराम जी की। जानते हैं उनकी जर्नी में ऐसा क्या हुआ कि वो आज एक बड़े कलाकार बन चुके हैं। बाली रे देवी जुआरोनी रोनो कासोनी पड़ो की मुखिया पीला बासोनी और बोलो दा पीटी रे गेनी। बिजली चमके से हुक्म दिलो ने इंद्र राजा, पानी बरसे दे हो पानी बरसे दे। नमस्कार ज्वार, मैं हूँ रिशिता और आप देख रहे हैं IBC 24 बस्तर। इस वक्त मैं लखेश्वर खुदराम जी के घर पे हूँ, जो बस्तर का एक जाना माना नाम है। आपने सुना तो होगा ऐसा जादू है बस्तर में, लेकिन उनकी पहचान ऐसा जादू है बस्तर से कहीं ज्यादा इतर है। वो एक शानदार लेखक है, कविताएं लिखते हैं, धुन बनाते हैं, निर्देशन करते हैं और उनके गाए हर गाने बस्तर के हर घर में बहुत ही प्रेम से सुने जाते हैं। नमस्कार ज्वार। नमस्ते जुहार। पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसा जादू है बस्तर आपने गाया, उसके जी। बाद उस गाने को लगभग 3 साल हो गए, अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल ऐसे रचनात्मक कार्य से तो मैं लगभग 50 वर्षों से जुड़ा हुआ हूँ। फिलहाल मैं अभी बस्तर का पहला सिनेमा स्कोप मूवी जो सेंसर प्रमाणित होगा वो बना रहा हूँ, मयाचो भंवर के नाम से है। लखेश्वर खुदराम कैसे बने? मतलब आपका बचपन कैसा रहा, आपने कैसे गाने की शुरुआत आपकी हुई, और जैसा कि मैंने कहा कि आपका जो बचपन था, आपकी माँ आपको बोलती थी गाने के लिए, तो उस पर मैं बात करना चाहूंगी। जी, मैं मूलतः देखा जाए तो एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ। मेरे माता पिता के पास उतना संसाधन नहीं था। उस जमाने में खाने पहनने का बहुत दिक्कत था और मेरे माता पिता के अलावा मैं खुद भी मेहनत मजदूरी करता था। और उस जमाने में मनोरंजन के कोई साधन नहीं था, नहीं के बराबर था। रात के समय देसिया नाट गांव में होता था, वो भी रात देसिया नाट, उड़िया नाट जिसको भतरा नाट भी बोलते हैं। हाँ। तो उसको रात भर चलता था और गांव के लोग बड़े चाव से उसको देखते थे। तो उन नाट के कुछ गीतों को मैं सुन लिया करता। वैसे बचपन में मेरे को गांव वाले अभी भी लखू ही बोलते हैं, लखू। अच्छा, नाम के से लखू, हाँ, निकनेम जैसा। लखेश्वर मेरा नाम था। हाँ। मेरा जन्म नाम है, लेकिन उसको छोटा करने के लिए लखू, लखिया इस टाइप का गांव में होता है ना, तो लखू बोलते थे। और मैं उस नाट को देखता, दिन को आता। अब उस जमाने में क्योंकि माँ पिताजी को घर का पूरा काम निपटा के अपने मेहनत मजदूर के लिए कहीं जाना होता, तो उनको काम में थोड़ा सा जल्दीबाजी होती और मैं उस बीच में घुस जाता और उस नाट को जोर जोर से चिल्लाता था, ना बिना सुर ताल के गाता था। अब चाहे कोई भी अच्छा गाना हो, लेकिन अब बचपना तो बचपना ही है। बचपना में जो बच्चे अपना सुर लय से थोड़ी गाएंगे। तो माँ बहुत गुस्सा होती थी, तू भीख मांगने के लिए पैदा हुआ, जा भाग। और भगाती थी, मैं भाग जाता था, फिर कहीं घूम फिर के आता था और फिर शुरू हुआ। तो इस तरह से क्या है कि मेरी माँ मुझे गाने उन्हें, और एक देखिए, कोई गाने को हम लोग सुनते हैं और कोई अच्छे ढंग से गा रहा है तो सुनने में आनंद आता है, लेकिन बिना सिर पैर के यदि कोई गाएगा, और बच्चे तो ऐसे करेंगे ही, तो माँ को भी अच्छा नहीं लगता था। वो डांटती भी थी और उनके पास क्या है फुर्सत नहीं होता था और उनको कंछट लगता था, इसलिए मेरे को भगाती थी, अब भीख मांगने के लिए पैदा हुआ है। तो लेकिन मैं बुरा नहीं मानता था। और दूसरी बात,
बचपना मेरा इसी तरह से बीतता गया, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत वाद्य यंत्रों को भी, जैसे बांसुरी को मैंने पहले सीखा। अच्छा, तो आपने मैं बांसुरी हाँ बचपन में ही? बचपन उसको में। तिरली बोलते हैं क्या? नहीं, बांसुरी बोलते हैं हमारे, बांसुरी। बांसुरी। अच्छा। तो एक मोहरी वादक, सहनाई वादक, मोहरी बोलते हैं, वो यानी बिना सांस लिए हुए कंटिन्यू लगातार वो बजाते रहता है। वो कभी इसको फुलाता है, फिर छोटा सांस उसी के अंदर लेते रहता है। तो हमने क्या किया, इमली, इतना हमको नहीं मालूम, इमली पक रहा था, नमक मिर्ची और इमली लेके वो मोहरी बजाने के पास जाके बैठ गए, क्योंकि वो ऐसे फुलाता था फिर छोटा करता था। उसको देखने के लिए वो क्या कर रहा है, सांस तो नहीं ले रहा है, तो उसके मुंह को हम लोगों ने देखने के लिए चले गए। इधर इमली भी खा रहे हैं और उसका मुंह को देख रहे हैं। और जो मोहरी वादक है थोड़ा सा घुर घुर के देखता था हम लोग को क्या कर रहे हैं। फिर हम लोग भाई क्या किए, अब उससे रहा नहीं गया। कुछ देर के बाद मोहरी बजाना रोक दिया और डंडा लेके हम लोगों को भगाया। बात समझ में नहीं आई कि भाई हम लोगों ने तो चुपचाप उसके पास बैठ के उसकी मोहरी को सुन रहे थे, लेकिन उसको कुछ किए भी नहीं, क्यों भगाया समझ में नहीं आई बात। वही सेम घटना जब मैं नौकरी में आया, लगभग 40 वर्ष के बाद, ब्रह्म कुमारी बहन जी आई हुई थी तोकापाल में। मेरा पहला कुछ दिन के लिए मैं तोकापाल में था, तोकापाल विकासखंड में। तो उनके स्वागत के लिए परब नृत्य करना था और मैं बांसुरी बजा रहा था, और मैं बांसुरी बजा के बैठा हुआ था। वही घटना, कुछ बच्चे इमली लेके मेरे पास आके देखने लगे, तो मेरे मुंह में पानी भरने लगा और वो जो छेदा है बंद हो रहा था, तो मैं उनको भगाया। तो उस दिन 40 साल के बाद मेरे को समझ में आया था कि वो मोहरी बजाने वाला, सहनाई बजाने वाला क्यों भगाया, क्योंकि हम लोग इमली खा रहे थे और उसके मुंह में पानी भर रहा था, और पानी भरने की वजह से जो मोहरी बजाने का जो सोसी जिसको बोलते हैं, जहां से आवाज निकलता है, वो बंद हो रहा था, इसीलिए भगाया था। तो इस तरह से बचपना हंसते कूदते बीता। और हम लोग कभी काम करने जाते थे। धीरे धीरे यहाँ 8वीं तक की शिक्षा की व्यवस्था हुई। 5वीं के बाद जब मैं 5वीं पढ़ रहा था, मिडिल स्कूल खुली, तो मिडिल तक की शिक्षा यहीं हुई। उसके बाद मैंने 11वीं, उस समय 11वीं मैट्रिक हुआ करता था, बस्तरा स्कूल में मैंने शिक्षा ली। वहां पर हमारे आज भी जीवित हैं नायडू सर हैं और बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन उनमें से नायडू सर मुझे बहुत प्रेरित करते थे। और एक बात मैं बताना चाहूंगा, हालांकि हम लोग स्वतंत्र रूप से गाते थे, गांव में उस समय मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। जब नाट होता था या खेल कोटार में युवक युवतियां एक जगह जाके गाना गाते, खेलते, इस तरह। खेल कोटार क्या होता है? खेल कोटार मतलब क्या है कि उस जमाने में एक जगह होता था जहां पर गांव भर के युवक युवतियां जमा होते थे। कभी मतलब 12 डंडी मतलब इस तरह से लंबा चौड़ा होता है, उसमें मतलब उन लोग खेलते हैं, तो उसको मतलब खेल कोटार बोलते हैं। गाने की कला आपने कहाँ से सीखी? गाने का कला एक तरह से देखा जाए तो मुझे अपने विरासत से ही मिला। हमारे यहाँ नाना जी जो थे वो चैत परब गायक थे, मेरे दादा भी चैत परब गायक थे। चैत परब एक ऐसे विधा है जिसमें महिला पुरुष सवाल जवाब करते हुए गाते हैं। अच्छा। एक को गीत के माध्यम से सवाल करना होता है, दूसरा गीत के माध्यम से जवाब देने का, और इसमें हारने और जीतने का शर्त के आधार पर होता है, वो कौन सा शर्त तय करते हैं। और ये 2 दिन 3 दिन तक भी चलता है, कंटिन्यू बिना रुके चलता है। अभी भी होता है चैत परब? अभी कुछ साल से अभी मतलब एक औपचारिकता तौर पर कहीं कहीं मतलब शादी ब्याह या कोई शुभ कार्य के अवसर पर देखने को मिलता है। लेकिन पहले जो चैत परब का जो गायन होता था उसके लिए पूरे लोग आमंत्रित होते थे, उनको देखने वाले दर्शक होते थे, और उन दर्शकों को बीच में मतलब क्या वो चैत परब का जो कार्यक्रम चलता था। अभी जैसे हमारे गांव में होली में है, 2-3 जोड़ आते हैं और रात रात भर उन लोग गाते हैं। आज भी जो पुराने विचारधारा के लोग हैं जो मतलब चैत परब जैसे विधा के प्रति अपना रुचि रखते हैं, उन लोग बड़े चाव से सुनते हैं, क्योंकि गीत के माध्यम से उनका सवाल का जवाब होता है और उसका कोई लिपिबद्ध नहीं होता ना, कोई उनके पास कोई लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं। एक आध कोई दो लाइन सुना सकते हैं चैत परब का? बाली रे ये
देवी जुआरोनी रोनो कासोनी पड़ो की मुखिया पीला बासोनी और बोलो दा पीटी रे गेनी तम नाओ धरी गीत मुई गाइबी चिचिले न लागो पानी आले टेढ़ा जी का पानी लाटी के न भारो डोबा के भारो आले मनो थिले डुकी बारो जी बाबेले मनो थिले डुकी बारो। इसका मतलब क्या है? ये गाने का शुरुआत हो रहा है देवी जुआरोनी रोनो कासोनी पड़ो की मुखिया पीला बासनी। मैं सभी देवी देवताओं को आह्वान करता हूँ, जो मतलब वो फोड़की मुखिया है और बहुत सारे स्थानीय देवी देवताओं का नाम मैं आपको आह्वान करते हुए ये चैत पर्व गीत का शुरुआत कर रहा हूँ। मुझे मतलब क्या है, स्वर देना और मुझे दिशा प्रदान करना, मुझे किसी तरह का कोई व्यवधान उत्पन्न न हो, इसीलिए आपको नमस्कार करता हूँ। और टेढ़ा जी का पानी लाटी को, अब जो टेढ़ने वाला पानी है केवल डंडा के ऊपर भार पड़ता है और इसमें यदि इच्छा हो तब यहाँ पर आना, जैसे आपका इच्छा होगा तब मेरे साथ सवाल जवाब करेंगी, ऐसा मतलब इसमें। मतलब दो जो अलग अलग ग्रुप है वो सवाल जवाब करता है, तो इसी में ये बात बोल रहे हैं कि अगर इच्छा होगी मतलब तो... सामने वाले को पूछ रही है, मतलब मैं अपना गाना को शुरू कर रहा हूँ और तुम्हारा क्या इच्छा है, तुम्हारा इच्छा हो तो आओ, नहीं तो अन्यथा नहीं, यहीं पर बात को खत्म कर देते। अच्छा, चैत पर्व से जुड़ी आपके परिवार की भी एक विरासत है, मतलब आपकी जो नानी है वो चैत पर्व से है, उसके बारे में। हाँ, नाना जी चैत पर्व गाते थे, मेरे दादा जी भी चैत पर्व गाते थे। ऐसे मैंने तो दादाजी को नहीं देखा, मेरे दादी जी। अब मेरे पिताजी बताते थे कि हमारे दादी और दादा के बीच में चैत पर्व का नोकझोंक हुआ था और उसमें शायद नानी जी मतलब दादी जी हार गई थी और तब मतलब क्या है कि मतलब अपने दादा और दादी का विवाह हुआ था, हालांकि अरेंज था। हाँ। लेकिन चैत पर्व में अब उनके साथ मैं हारी गई हूँ, अब इन्हीं के साथ विवाह हो, ऐसे मतलब ऐसा होता था क्या? हाँ बिल्कुल होता था। अच्छा, कि अगर आप हार गए तो मतलब चाहे लड़का हो या लड़की दोनों के लिए होता था। हाँ, तो यदि लड़की हार गई तो लड़का क्या सोचता है, मैं तुमको विवाह करके लाऊंगा या ऐसे ले जाऊंगा। यदि लड़का हार गया तो फिर उसके महिला के ऊपर वो बात रहता था कि तुम अपने घर ले जाएगी या फिर विवाह होके अपने पति के घर जाए। अच्छा, मतलब महिलाएं जो हैं अगर हार गई तो पुरुष के घर जाती थी शादी करके। हाँ। और अगर पुरुष हार गए तो वो महिला के घर जाते थे। हाँ, वो और मतलब महिला के शर्त के ऊपर लागू होता था। अच्छा। कि उसको घर दामाद रखेगी या फिर अपने उनके घर जाएगी। और इसको समाज मानता था। इसको समाज। और ये भत्रा समाज में होता था। ये देखिए, भत्रा समाज एक मूल रूप से जो पर्व है, ये भत्रा समाज और मुरिया समाज का जो है, इसमें बाली पर्व है, लेजा पर्व, कई तरह के पर्व हैं। तो मुख्य रूप से भत्रा समाज इसमें ज्यादा मतलब सम्मिलित रहते हैं। ऐसे तो बस्तरिया और उड़ीसा के रहने वाले जितने जो चैत पर्व गाने के शौकीन होते हैं, इसमें कोई भी जाति के लोग इसमें गा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन भतरी में होता है तो ज्यादा संबंध जो है ये भतरा जनजाति के लोगों से इसका जो संबंध है ज्यादा है। पहली बार आपने अपना जो गाना है वो मंच पर कब गाया? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जब मैं छठवीं कक्षा में पढ़ता था और तब से लेकर के अब तक मैंने नाट देखा था, क्योंकि लोग रात भर नाचते थे। और एक रोचक बात मैं बताऊंगा आपको। तो हमारे जो प्रधान अध्यापक थे उन्होंने कहा कि तुमको कार्यक्रम देना है। तो कैसे कार्यक्रम सर? जैसे कोई गीत गाने वाले गीत गा सकते हो। स्कूल में थे आप तब? हाँ, स्कूल में था। हाँ। और हमारे गांव में गणेश रखे हुए थे और पहला साल गणेश रखा हुआ था। तो बहुत उत्साहित थे हम लोग कि सवेरे से लेकर के, और उस समय लाइट थी नहीं, पेट्रोमैक्स जो गैस बत्ती उसको टांग करके थोड़ा सा उस समय का वो गैस बत्ती का रोशनी बहुत ही अच्छा लगता था। पूरे गांव वाले जमा होते थे और उस जगह पर तुमको कार्यक्रम मतलब गाना है या नाचना है, ऐसा कुछ मनोरंजनात्मक कोई चीज आपको देना है। मैं बिना सोचे समझे हाँ कर दिया। अब क्या कार्यक्रम दोगे? सर मैं गीत गाऊंगा। अब मैं एक स्वतंत्र रूप से गाने वाला व्यक्ति, जब मैं खेल कोटार में जाता था तो घूम घूम के गाता था।
अब वहाँ एक अनुशासित इतने लोगों का नजर मेरे ऊपर है। खेल कोटार क्या होता है? खेल कोटार पहले मनोरंजन का कोई साधन नहीं था। युवक युवती या फिर बड़े बुजुर्ग भी रात के समय, जैसे चांदनी रात होता था, तो एक निश्चित स्थान पर जमा हो जाते थे। गीत गाने वाले गीत गाते थे और छेरना, बाराकड़ी एक खेल का नाम, स्थानीय खेल, वो खेलते थे। जैसे युवक युवतियां, वहां पर भी कई प्रकार के स्थानीय गीत गाते थे, लड़के लड़कियां, अन्य अलग अलग प्रकार का मनोरंजन। ये घोटुल जैसा होता था कि उससे अलग होता था? नहीं, घोटुल में वो रुकते थे, अन्य एक तरह से मतलब उसी तरह का, लेकिन इसमें युवक युवतियां जितने समय तक, जैसे 12 बजे तक, 1 बजे तक अपना जब तक मन करता तब तक मतलब मनोरंजन करते। कोई खेलने वाले खेल रहे हैं, गाने वाले गा रहे हैं, फिर अपने अपने घर में चले जाते हैं। तो घोटुल की तरह ही है, लेकिन ये जो खेल कोटार है ये मतलब हमेशा नहीं होता। अभी भी होता है खेल कोटार? हाँ, अभी तो नहीं के बराबर है, अभी तो बहुत कम हो गया है। पहले तो हम लोग भी खुद खेल कोटार में ही जाकर, मैं इतने सारे, जैसे ये आप देख रहे हैं बाली फूल, ये मेरा लुप्त हो रही जो लोकगीतों का संकलन है, इसमें मैंने लगभग 70-80 गानों का संकलन किया है। जो गाने मतलब क्या है आज नहीं है, बहुत सारे गाने हैं जो मैंने लिखा खुद। जो सृजनात्मकता की जो भावना, जैसे मेरी माँ मुझे तो भीख मांगने के लिए पैदा हुआ कहती थी, तो जैसे मैं कोई गाना गा के आता था, उसको फिर तोड़ मरोड़ करके फिर दूसरे रूप में उसको गाता था। वो बात शायद उसको पसंद नहीं आती थी। अच्छा। वो शायद वो मेरे लिए वो नवाचार था, वो सृजनात्मक की एक चिंगारी मेरे अंदर उठ रहा था। तो कोई गाना गा दिए तो उसको दूसरे रूप में मैंने उसको लेके गाता था। तो माँ जो चीज सुनी है उससे कुछ अलग लगे तो उन्हें गुस्सा आएगा, गुस्सा स्वाभाविक आता है। था, हाँ। हाँ। तो फिर आपने टीचर को हाँ कह दिया आपने कि गाओ? हाँ, फिर मैंने हाँ तो कर दिया, और मुझे 2-4 गाना उनको सुखा। फिर मैं बिल्कुल आँख ऐसा है तो मतलब सावधान, विश्राम की स्थिति में सावधान हो, नहीं थोड़ा सा हिलो डुलो, तो फिर थोड़ा सा ज्यादा ही अपना होता नहीं, उतना भी नहीं। तो मेरे जो पहला जो आचार्य सर थे, उन्होंने अनुशासित रह के किस तरह से मंच में प्रस्तुति देनी है, तो मैं पहला कार्यक्रम एक गाना के रूप में किया। उसके बाद लोग, उस समय ताली उली वाली बात तो नहीं थी, लेकिन जोर से बहुत अच्छा, फिर गाया। गाते गाते 2-3 गाना निकल गया, मेरा मनोबल थोड़ा सा बढ़ा। अब नृत्य वाली बात थी, तो परब नृत्य में उस जमाने में कुछ स्कूली बच्चों को मैं बांसुरी भी बजा लेता हूँ, जैसे मैं पहले बताया था, बांसुरी बजा करके जैसे भी बन पड़ा उनको परब नृत्य करवाया। एक खेल कोटार और ये जो मंच के कार्यक्रम में थोड़ा सा नयापन दिखा, एक नवाचार था उस जमाने मेरे लिए। तो लोगों का मतलब बहुत सारा इसमें प्रोत्साहित हुआ मैं, लोगों ने बहुत सराहा, नहीं बहुत अच्छा किए, फिर अच्छा लगने लगा। तो फिर ये कार्यक्रम चलता रहा, और 1976 में जब आकाशवाणी जगदलपुर का उद्घाटन हुआ और स्थानीय रेडियो में मतलब बस्तर के गीत बजने लगे, तो मेरे मन में भी लगा कि भाई मैं भी रेडियो के लिए कुछ गाऊं। तो फिर मैं प्रयास करने लगा। जब मैं 8वीं पास हुआ, जगदलपुर में बस्त्रा स्कूल में मेरी एडमिशन हुई। वहां पर नायडू सर थे, आज भी हैं। उन्होंने मंची कार्यक्रम में शुरू से ही मुझे प्रोत्साहित किया, और वहां जाने के बाद मैंने आकाशवाणी जगदलपुर से संपर्क किया, तो उन्होंने स्वर परीक्षण का सलाह दिया, और उस जमाने में मैंने स्वर परीक्षण दिया और बी ग्रेड के रूप में मैं मतलब सिलेक्शन हुआ। उसके बाद 2 साल के बाद फिर से दिया, बी हाई के रूप में हुआ। और इस तरह आकाशवाणी जगदलपुर में मैंने ज्यादा नहीं तो 300-400 गाना गाए। और जैसे अभी कैसेट में जैसे कुछ रचनात्मक गाने हुए, मैंने खुद रचना की, और कुछ पारंपरिक गीत हुए। उन गानों को मैंने अपने साथियों के साथ स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ गा गा करके प्रस्तुत किया। जैसे मेरा एक गाना रचनात्मक था, बादरी कड़के से बिजली चमके से, ये जो मेरे डायरी में आज भी है। इसको 1993 ऐसे कुछ में मैंने गाया था इसको, और इसको अभी आरूजी ने गाया। थोड़ा गाकर सुना सकते हैं इसको गाकर? बादरी कड़के से बिजली चमके से, हुक्म दिलो ने इधर राजा, पानी बरसे दे हो,
पानी बरसे दे। तो ये गाना को उन्होंने कुछ शब्दों को इधर उधर करके गाया। मैंने इसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, लेकिन जो आने वाले पीढ़ी से मैं ये कहूंगा, जो गाने मतलब रेडियो में बहुत दिनों तक बजा, उसको कोई लेखक सुनता है, उसको आधार मानता है और अपना रचना करता है, अच्छी बात है। लेकिन जिसको मूल रूप से किसी ने इसको सृजन किया है, उसका थोड़ा सा श्रेय जरूर देना चाहिए। जैसे कि मेरे डायरी में आप देख सकते हैं कि वो आपने भी देखा, इसमें लिखा हुआ है बहुत पुराने गाने हैं। उसमें जो आरूजी ने जो गाया है, कुछ शब्दों को इधर उधर करके गाया है, लेकिन सेम धुन, यानी जैसे मैंने गाया था वैसी वो लेखक ने भी उसको थोड़ा सा शब्दों को इधर उधर करके गाया। खैर कोई बात नहीं, यानी किसी न किसी रूप से हमारे जो बस्तर की विरासत जो आगे बढ़ रहा है, ये मेरे लिए अच्छी बात है। और एक बात मैं आपको बताना चाह रहा था, ये हो गया मेरे गीत का शुरुआत। अब मेरे जो छोटी माँ के जो लड़के, मेरे बड़े भैया जगदलपुर नेहरू छात्रावास में पढ़ते थे, और उन्होंने जब भी शहर से आते थे तो मैं कभी जगदलपुर आना, सिनेमा दिखाऊंगा। सिनेमा क्या चीज होता है? नहीं, उसमें ना पर्दा होता है और उसमें सब लोग बातचीत करते हैं, सब होता है। ठीक है, अब मेरा जिज्ञासा बढ़ता गया। फिर हम लोगों को मेरे जो छोटे पिताजी है दशहरा ले गए। उस समय मतलब पक्की रोड नहीं थी, कच्ची रोड थी। गए, फिर मैं जैसे ही शहर पहुंचा, पक्की रोड, अब रेलवे क्रॉसिंग जैसे किए, साफ सुथरा, वहां मैं लेट गया। अरे बाप रे, यहाँ मेरे को कोई खाना देता तो मैं यही खाता। 2-3 बार उसने ये किया, इधर उधर हुआ, कैसे हो रहा है? मैंने देखा ही नहीं था ऐसा रोड। तो फिर इधर गाड़ी, इधर मोटर, उतना तो उस जमाने में नहीं था। फिर भी मैं बड़ा आश्चर्यचकित था, ये शहर है, पहली बार शहर गया हुआ था। फिर रेल का जो पटरी को दिखाया उन्होंने, इधर से रेल जाती है। मैं बोला कि इसमें कैसे जाती होगी रेल है? तो फिर मैं कल दिखाऊंगा, बोले मेरे जो भाई हैं। उसके बाद सिनेमा कब दिखाओगे? मैं ले जाऊंगा, दिखाऊंगा। उस समय प्रभात टाकीज था, ये आपका तिवारी बिल्डिंग के पास। तो हर हर महादेव ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर मेरे को याद है, हर हर महादेव लगा हुआ था। तो टिकट उकिट सब हुआ, फिर चले गए टाकीज के अंदर। फिर तब तक गाना चल, अचानक लाइट गोल और सामने मतलब हंसता खेलता आदमी दिखने लगे। तो फिर मेरा आश्चर्य का ठिकाना नहीं, अरे ये क्या हो रहा है? फिर भगवान निकल रहे हैं, सब इधर हो रहे हैं, मार काट हो रहा है। मैं देख रहा हूँ, मेरे को काटो तो खून नहीं, इस तरह से। अब मैं निशब्द हो गया, निरुत्तर हो गया मैं, ये क्या हो रहा है? वहां पर बजरंगबली निकल रहे हैं, शंकर जी निकल रहे हैं, दुनिया भर युद्ध हो रहा है। इंटरवेल हुआ, हम लोग बाहर निकले। मैं देख रहा हूँ इतने लोग वहां पर दिख रहे थे, वो कहाँ गए होंगे? मैं देख रहा हूँ, क्योंकि गांव में नाट लग रहा था कि उसके अंदर लोग होंगे, और कहाँ गए इतने सारे लोग? क्योंकि हम लोग जब रात को नाट देखते थे, भतरी नाट, उसमें तैयार होते थे, फिर निकल के जाके अपना प्रदर्शन करते थे। वही सोच मैं बोला कि इतने लोग गए, फिर मेरा ठिकाना नहीं रहा, जैसे तैसे पिक्चर गया। और मैं सोचता रहा, मेरे को कुछ नहीं, इतने लोग आए कैसे, ये कैसा सिनेमा है, क्या है? भैया आते, उनको पूछता, नहीं उसमें रील होता है, घूमता है। वो समझाने का बहुत प्रयास करते। एक गाना क्या ऐसा जादू है बस्तर में, जी, उसको पूरी दुनिया ने सुना जी, लोगों ने सराहा भी। उस गाने को की रचना किस तरीके से हुई और कैसे आप दायरा बैंड के साथ आप जुड़े? होने के नाते से एक बादल संस्था है, बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट एंड लिटरेचर, तो वहां पर मेरी पदस्थापना हुई। और दायरा इंडिया जो बॉम्बे की टीम है, उन्होंने फ्यूजन मतलब करना चाह रहे थे। तो मुझे समझाए कि मतलब हम लोग आपके जो स्थानीय गाने हैं उनको हम लोग कैसे करेंगे। तो मैं समझ नहीं पाया कैसे करेंगे, क्या होगा, ये है वो है। तो फिर उन्होंने बताया, देखिए आपके गानों को केवल आपके यहीं के लोग ही समझ रहे हैं, हम लोग इसको आप अपने ढंग से गाओगे और उसको हम अपने ढंग से, अपने संगीत के माध्यम से कुछ उसमें आधुनिकता लाते हुए उसको हम लोग हिंदी में उसका जो भाव है
उसको हम लोग प्रस्तुत करेंगे, ताकि आप जो चीज गा रहे हो उसको मतलब आपके स्थानीय लोगों के अलावा भी बाहर के लोग भी जान पाए। तो मैं बोला ठीक है, यदि अपने बस्तर के कला संगीत को हमारे लोगों के अलावा यदि बाहर के लोग भी समझ पाए, जान पाए, तो अच्छी बात है। तो मैंने उनको कुछ गाने, यहाँ के जो मतलब पारंपरिक गीत हैं, सुनाया। फिर उसके बाद आया मचो दंतेश्वरी, उसको काशीनाथ महंत जी ने इसकी रचना की और इसको पहली बार मेघनाथ पटनायक जी ने रेडियो के लिए गाया था, तो उसको उन्होंने चॉइस किया। तो मैंने पूरे गानों का स्टोरी बताया, ये जो बोल है ऐसे हो रहा है, ये है वो है, तो उसका उन्होंने फ्यूजन किया। फिर मैंने अपने ढंग से उसको गाया, फिर उन्होंने अपने ढंग से मतलब उसका जो उनके म्यूजिशियन के लोगों के साथ, बैंड ये सब के साथ आने बहुत कम समय में तैयार हुआ। और बहुत बारिश भी चल रही थी और साउंड प्रूफ कोई स्टूडियो भी नहीं था, हम लोग बाहर उसको कर रहे थे। तो मेरे लिए भी एक नयापन था, क्योंकि उसके पहले हमने इस तरह का कोई कार्यक्रम तो किया नहीं था। फिर हमने 2 दिन में पूरे गानों, उनके लिए भी एक नया अनुभव था कि मतलब इस तरह से मतलब हम लोग स्थानीय, उन्होंने भी कहा कि ये हमारे लिए भी एक नया काम ही है। तो हमने 5 गानों का रिकॉर्डिंग किया, वो भी कभी रुकते, फिर कभी बारिश होती, कभी मतलब ट्रक उधर से गुजर रही है तो उसके साउंड, तो आने बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। उसके बाद हमारे 5 गाने तैयार हुए और उनमें से जादू बस्तर है, उसका जो रिलिक्स जो बना, उसका जो हिंदी फ्यूजन बना, एक अलग ही टाइप का बना, उसका म्यूजिक भी अलग बना। और इस तरह से उन्होंने फिर उसका एडिटिंग किया, फिर उसका मिक्सिंग किया। तो लगभग 1 साल के बाद उन्होंने जब यूट्यूब में डाला तो लोगों ने पसंद किया। तो इस तरह से हमारा जो दायरा बैंड के साथ जुड़ना हुआ। और आज भारत के लगभग 80% जो मेट्रो सिटी है, वहां पर जैसे गोवा है, आपका लखनऊ है, आपका दिल्ली, ऐसी जगह में हमारा जो परफॉर्मेंस हुआ है। और सबसे बड़ी बात, गोवा महोत्सव आप तो जानती हैं, बहुत बड़ा महोत्सव है, और वहां पर एक मंच मिलना, और वहां बड़े बड़े 12 मंच, बताया गया कि 12 मंच होते हैं। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में लोग आपको जानने लगे। ऐसा कोई मोमेंट आया जब आपको लोगों ने पहचान लिया, अरे आप तो कैसा जादू है बस्तर वाले? हाँ हाँ, तो हम लोग जा रहे थे लखनऊ, मैं अपनी मिसेस को भी साथ में लेके चला था। तो रायपुर एयरपोर्ट में हम लोग को चेकिंग वुकिंग करवाना पड़ता है, तो लाइन में थे। तो वहाँ के जो एयर होस्टेज लोग जो थे, अरे आप जादू बस्तर के हैं क्या? हाँ हाँ, मतलब कहाँ पर हो रहा है आपका कार्यक्रम? नहीं, लखनऊ में हो रहा है। फिर यहाँ गया, फिर वहां पर भी। तो अने इस तरह से जैसे कोई जैसे अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन पर, अने कोई दूसरे राज्य के लोग भी जो हैं, मतलब आपको कहीं देखे हैं बैला डीला या जादू बस्तर, तो मतलब सभी के सभी नहीं, लेकिन जो मतलब उस चीज में रुचि रखते हैं, लोक संगीत में हो या संगीत से रुचि रखने वाले हो, तो और जो गाने मतलब आज, क्योंकि मतलब मल्टीमीडिया का जमाना है, कोई भी चीज अच्छा लगे तो मतलब उसका वायरल होने में कोई समय नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं मतलब अच्छे अच्छे लोग भी क्या है, अभी जैसे कि वो देखिए कुणाल पांड्या जी का फोटो है, तो वहां पर मैं गा रहा था और आखिरी तक उन्होंने देखा मेरे से मिलने के लिए। मैं दूर से फोटो खींच रहा था उनको, अरे खुदराम जी, उनको मैं मेरा नाम नहीं बताया था, जो बताए, तो आप फोटो खींचना चाहते हैं जी, आइए मेरे पास आइए ना। वो मेरे को खुद बुलाया और उनके जो निजी सचिव थी, आप थोड़ा सा हटिए, उनको हटाया, उनके साथ लगभग 5 मिनट हमने बात किए। आप बहुत अच्छा गा रहे हो, हालांकि हम समझ तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से आप प्रस्तुति दे रहे हो उससे क्या है, हमको पूरे भाव समझ में आ रहे हैं। और वहां पर मैंने बोल दिया था कि नहीं, आप जीत जाओगे, और टीम मतलब जीती गई, फाइनल में भी जीत गई। और उस दिन मतलब वो पांड्या जी ने भी अच्छा रन बनाया था। तो इस तरह ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं जिनको कभी जाना नहीं, कभी देखा नहीं, पहचाना नहीं, लेकिन ऐसे ऐसे लोग भी कभी मिलते हैं, पहचानते हैं, तो लगता है कि जीवन सार्थक हो गया।
आज आपकी माँ होती तो कहती है हाँ। हाँ हाँ, नहीं आप सही बोल रहे हैं, माँ होती तो नहीं, ये भीख मांगने के लिए पैदा नहीं हुआ। ये हवाई जहाज चढ़ने के लिए पैदा हुआ। पहली बार आप कब हवाई जहाज चढ़े? ये हम लोग गोवा जा रहे थे प्रस्तुति करने के लिए, ये शायद 25 में जी। उसके पहले हेलीकॉप्टर हम लोग, जैसे मैं मूल रूप से एक शिक्षक भी हूँ, चुनाव ड्यूटी लगा था और हेलीकॉप्टर में हम लोग गए थे, लेकिन हवाई जहाज मैंने नहीं चढ़ा था। तो ये जादू बस्तर के दरमियान 5-6 बार, जब कहीं दूर का कार्यक्रम होता है तो हम लोग बाई प्लेन जाते हैं। तो ये थे लखेश्वर खुदराम जी, जिनके गानों में बस्तर बसता है। अगर आप भी इन्हें जानते हैं और इनके गानों को आपने सुना है तो हमारी इस बातचीत को शेयर जरूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।